नमस्कार बंधुओं, जासूसों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, हमारी सीरीज चल रही है जासूस फेलुदा बाबू की। पिछली सारी कहानियाँ प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज की कहानी इस सीरीज की छठी कहानी है। हमारी आज की कहानी के नरेटर है मिस्टर अर्जुन। आगे की कहानी मिस्टर अर्जुन अपनी जुबानी आप सभी को सुनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती जैसे किसी और का सूटकेस उठा लेना आपकी जान के पीछे एक साए को छोड़ सकती है? आज की कहानी फेलुदा के एक ऐसे ही केस की है जो शुरू तो एक गलती से हुई थी पर खत्म एक रूह कंपा देने वाले सच पर होगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे एक सवाल, अगर आपको किसी अजनबी के बैग में कोई ऐसी चीज मिले जो कानूनी रूप से गलत हो तो क्या आप उसे खुद सुलझाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। कलकत्ता की वो रात सामान्य नहीं थी। 21 रजनी सेन रोड के बाहर बारिश इतनी तेज थी कि लग रहा था आसमान शहर के सारे गुनाह धो देना चाहता है। कमरे के अंदर सन्नाटा था जिसे सिर्फ चारमीनार सिगरेट के धुएं और फेलुदा की गहरी सांसों ने तोड़ा हुआ था। प्रदोष चंद्र मित्र, जिसे दुनिया फेलुदा के नाम से जानती थी, अपनी कुर्सी पर अधलेटा बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो पिछले 3 रातों से सोया नहीं था। एक पुराना केस, एक पुरानी नाकामी उसकी रूह को खरोंच रही थी। वो एक ऐसा जासूस था जो जितना तेज दिमाग रखता था उतना ही अपने अंदर के अंधेरे से लड़ रहा था। तपेश यानी तोपसे कमरे के कोने में बैठा अपने बड़े भाई को देख रहा था। उसे डर लग रहा था। फेलुदा का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। फेलुदा किसी गुत्थी में नहीं बल्कि खुद के ही बुने हुए जाल में उलझा हुआ लग रहा था। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, इतनी तेज जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा हो। तोपसे ने दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र के सज्जन खड़े थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे और उनके चेहरे पर खौफ की एक ऐसी परत थी जिसे कोई भी देख सकता था। उनका नाम दीनानाथ लाहिरी था। मिस्टर मित्र, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी जान खतरे में है। दीनानाथ जी की आवाज कांप रही थी। फेलुदा अपनी कुर्सी से सीधा हुआ। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई। बैठिए मिस्टर लाहिरी। तोप से, इन्हें पानी दो। लालमोहन बाबू अभी तक नहीं आए। तभी लालमोहन गांगुली, जिन्हें हम जटायु के नाम से जानते हैं, अपने चिरपरिचित अंदाज में हाफते हुए कमरे में दाखिल हुए। अरे फेलुदा बाबू, बाहर तो प्रलय आया हुआ है। मेरी एम्बेसडर कार बीच रास्ते में बंद हो गई। लेकिन फेलुदा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान दीनानाथ लाहिरी के हाथों में मौजूद उस सूटकेस पर था जो काफी पुराना और लेदर का बना हुआ था। दीनानाथ जी ने बताना शुरू किया, मैं हावड़ा स्टेशन से आ रहा था। ट्रेन में भारी भीड़ थी। कालका मेल से उतरते वक्त भीड़ के धक्के में मेरा सूटकेस बदल गया। यह सूटकेस बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा और इसे खोला, दीनानाथ जी रुक गए। उनका गला सूख गया था। फेलुदा ने ठंडे लहजे में कहा, तो क्या मिला अंदर? कोई कीमती चीज या कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आप डर गए? दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से सूटकेस की जिप खोली। जैसे ही सूटकेस खुला, कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। ये गंध पुरानी किताबों की नहीं थी, नहीं कपड़ों की। ये गंध थी फॉर्मेल्डिहाइड की, वो केमिकल जो लैब्स में अंगों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सूटकेस के अंदर कपड़े नहीं थे। वहां अखबार के टुकड़ों में लिपटी हुई कुछ चीजें थी। फेलुदा ने अपने दस्ताने पहने और एक पोटली को बाहर निकाला। जैसे ही उसने अखबार हटाया, तुपसे की चीख निकल गई
और जटायु अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचे। अंदर एक कांच का जार था जिसके अंदर एक इंसानी कान तैर रहा था। फेलुदा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी। उस जार के नीचे एक छोटा सा नोट था। उस पर लाल स्याही से या शायद खून से लिखा था, दीनानाथ, इसे वापस करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। शिमला बुला रहा है। शिमला? फेलुदा ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। दीनानाथ लाहिरी रोने लगे। मेरा सूटकेस, उसमें मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और कुछ बेहद जरूरी कागजात थे। मुझे नहीं पता ये किसका है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फेलुदा ने उस कान को गौर से देखा। उस कान के ऊपर एक छोटा सा काला तिल था। फेलुदा की सांसें अचानक रुक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी दराज से एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर निकाली। यह तस्वीर 7 साल पुराने एक केस की थी जिसे फेलुदा कभी सुलझा नहीं पाया था। उस तस्वीर में एक लाश थी जिसका एक कान गायब था। यह मुमकिन नहीं है, फेलुदा ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ फेलुदा बाबू, आप इसे जानते हैं? जटायु ने डरते डरते पूछा। फेलुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां बारिश अब और भी उग्र हो गई थी। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सूटकेस का बदलना नहीं था, यह उसे उस अतीत की तरफ खींचने की एक सोची समझी साजिश थी जिसे वो दफन कर चुका था। मिस्टर लाहिरी, आपके सूटकेस में क्या था? फेलुदा ने अचानक पूछा। एक पुरानी किताब, रुबाइयात उमर खयाम की दुर्लभ कॉपी, और मेरे कुछ खानदानी गहने, दीनानाथ जी ने कहा। वो किताब अब आपके पास नहीं है, लेकिन जिस इंसान के पास वो किताब गई है उसके पास अब आपकी जान की चाबी है। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली और उसे चेक करने लगा। हम कल सुबह की पहली ट्रेन से शिमला निकल रहे हैं। तोपसे ने हैरान होकर पूछा, शिमला? लेकिन फेलुदा, वहां तो बर्फ गिर रही होगी। और ये कान, इसका क्या? फेलुदा ने अपनी आंखें मूंद ली। ये कान एक पैगाम है तोपसे, एक ऐसा मुजरिम जिसे मैं मरा हुआ समझता था। वो मुझे अपनी अदालत में बुला रहा है। शिमला के पहाड़ों में कोई हमारा इंतजार कर रहा है, और अगर हम वहां नहीं गए तो दीनानाथ जी के बाद अगला नंबर हम में से किसी का हो सकता है। रात के 3 बज रहे थे। कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक साया खड़ा था। उसने अपने हाथ में दीनानाथ लाहिरी का असली सूटकेस पकड़ा हुआ था। उसने एक माचिस जलाई और उस कीमती किताब के पहले पन्ने को जला दिया। रोशनी में उसका चेहरा चमक उठा। उसके चेहरे पर एक लंबा कट का निशान था। उसने अंधेरे में देखते हुए कहा, प्रदोष मित्र, 7 साल बाद खेल फिर से शुरू होता है। अगले दिन फेलुदा, तोपसे और जटायु शिमला की ट्रेन में थे। ट्रेन की पटरियों की आवाज फेलुदा के दिमाग में एक ही धुन बजा रही थी, शिमला बुला रहा है। जैसे ही ट्रेन कालका पहुंची और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हुई, मौसम और भी ठंडा हो गया। जटायु अपनी गर्म चादर में लिपटे हुए थे, लेकिन फेलुदा की नजरें खिड़की के बाहर पहाड़ों की उन गहरी खाइयों पर टिकी थी जो किसी भूखे जानवर के जबड़े जैसी लग रही थी। शिमला पहुंचते ही उन्हें स्टेशन पर एक आदमी मिला। उसने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, वेलकम टू हेल मिस्टर मित्र, नर्क में स्वागत है मिस्टर मित्र। फेलुदा उस आदमी की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। तभी तोपसे ने फेलुदा का हाथ पकड़ा। फेलुदा, देखो। स्टेशन के बाहर एक खंभे पर दीनानाथ लाहिरी की टोपी लटकी हुई थी, वही टोपी जो वो कलकत्ता में पहन कर आए थे। लेकिन दीनानाथ जी तो उनके साथ ट्रेन में नहीं थे। वो तो कलकत्ता में अपने घर पर सुरक्षित रहने वाले थे। तो फिर उनकी टोपी यहां शिमला कैसे पहुंच गई?
फेलुदा की नब्ज तेज चलने लगी। उसने तुरंत पास के एक पीसीओ से कलकत्ता फोन लगाया। दीनानाथ जी के घर से किसी ने फोन नहीं उठाया। तीसरी बार फोन करने पर एक भारी आवाज आई, दीनानाथ जी अब किसी का फोन नहीं उठा पाएंगे। फेलुदा, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो शिमला के उस पुराने कब्रिस्तान में आओ जहां तुमने 7 साल पहले एक कब्र खाली छोड़ी थी। फोन कट गया। फेलुदा के माथे पर पसीना आ गया, जबकि बाहर का तापमान 0 से नीचे था। उसने मुड़कर तोपसे और जटायु की तरफ देखा। हमें अभी लोअर बाजार के उस कब्रिस्तान जाना होगा। लेकिन फेलुदा बाबू, अभी तो शाम हो रही है। रात को कब्रिस्तान में? जटायु की आवाज कांप रही थी। वक्त नहीं है लाल मोहन बाबू। अगर हम लेट हुए तो दीनानाथ जी का सिर्फ कान नहीं, पूरा जिस्म उस सूटकेस में मिलेगा। जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। पुरानी कब्रें बर्फ से ढकी हुई थी। फेलुदा अपनी टॉर्च चलाकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक ताजा खुदी हुई कब्र दिखाई दी। उस कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, प्रदोष चंद्र मित्र डेथ बाय गिल्ट। प्रदोष चंद्र मित्र अपराध बोध से मृत्यु। तोपसे ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। कब्र के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से लकड़ी को खुरच रहा हो। फेलुदा ने पागलों की तरह बर्फ हटाना शुरू किया। जटायु और तोपसे ने भी उसकी मदद की। जैसे ही उन्होंने ताबूत का ढक्कन खोला, उनके होश उड़ गए। अंदर दीनानाथ लाहिरी नहीं थे। ताबूत के अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रखा था, जिसमें से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। और उसके बगल में एक और कांच का जार था। जार के अंदर एक और इंसानी अंग तैर रहा था। इस बार वो एक हाथ की उंगली थी, जिसमें फेलुदा की दी हुई एक पुरानी अंगूठी पहनी हुई थी। वो अंगूठी जो फेलुदा ने सालों पहले अपनी मां को दी थी और जो उनके मरने के बाद गायब हो गई थी। फेलुदा वही घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। तभी कब्रिस्तान के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी सीधे फेलुदा की आंखों पर पड़ी। गाड़ी से एक शख्स उतरा, जिसके हाथ में एक काला सूटकेस था। नमस्कार फेलुदा बाबू। बॉक्स की मिस्ट्री अब असली मोड़ पर आई है, उस अजनबी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। कौन था वो अजनबी, और क्या दीनानाथ लाहिरी अभी जिंदा थे? फेलुदा का अतीत उसे किस अंधेरे कुएं में धकेलने वाला था? कब्रिस्तान के गेट पर खड़ी उस गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया था। प्रदोष चंद्र मित्र, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए मशहूर था, उस वक्त पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसके सामने वो ताबूत खुला पड़ा था, जिसमें दीनानाथ लाहिड़ी नहीं, बल्कि एक डरावना टेप रिकॉर्डर और वो कटी हुई उंगली थी। वो उंगली जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी, वो सोने की अंगूठी, चमक रही थी। फेलुदा का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी यादों के बंद दरवाजे एक एक करके खुल रहे थे। 7 साल पहले का वो अनसुलझा केस, वो भगोड़ा मुजरिम, और वो रात जब उसने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया था। गाड़ी से जो आदमी उतरा, उसने भारी ओवरकोट पहना था और चेहरे पर मफलर लपेटा हुआ था। उसके हाथ में एक काला लेदर का सूटकेस था, वही सूटकेस जो दीनानाथ लाहिड़ी का असली बॉक्स था। फेलुदा बाबू, हिलिएगा मत। मेरी जेब में रखी रिवॉल्वर का निशाना आपकी छाती पर है। उस शख्स की आवाज ठंडी और सपाट थी। लाल मोहन बाबू, जटायु के दांत किटकिटाने लगे। अरे बाप रे फेलुदा बाबू, ये तो साक्षात यमराज लग रहा है। हम यहां जासूसी करने आए थे या अपनी कब्र खुदवाने? तोपसे ने धीरे से फेलुदा का हाथ छुआ। फेलुदा संभलो, ये कोई चाल हो सकती है। फेलुदा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक ठंडी नफरत ने ले ली थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर डाली। नरेश चक्रवर्ती,
तुम यहां क्या कर रहे हो? नरेश चक्रवर्ती, जो दीनानाथ लाहिड़ी का एक पुराना परिचित था, उसने अपना मफलर हटाया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रहा था। मिस्टर मित्र, मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया हूं। मुझे मजबूर किया गया है। दीनानाथ जी, वे उनके पास है। किसके पास? फेलुदा ने कड़क आवाज में पूछा। वही जिसका ये सूटकेस है, जिसका कान उस जार में था। नरेश ने सूटकेस फेलुदा की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये सूटकेस आपको नहीं सौंपूंगा तो वे दीनानाथ जी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको ये उंगली और अंगूठी पसंद आएगी। फेलुदा ने झपटकर सूटकेस छीन लिया। उसने तुरंत उसे खोल कर देखा। अंदर वही पुरानी रुबाइयात-उल खयाम की किताब थी और दीनानाथ जी के कुछ निजी कागजात। लेकिन उन कागजातों के बीच एक छोटा सा लिफाफा था। फेलुदा ने उसे खोला। उसमें एक होटल का पता लिखा था, होटल ब्लू माउंटेन, कमरा नंबर 404। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, फेलुदा ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जिसे सुनकर तोप से समझ गया कि अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। वे तीनों नरेश चक्रवर्ती को साथ लेकर शिमला की टेढ़ी सड़कों पर अपनी टैक्सी से आगे बढ़ने लगे। बाहर बर्फबारी तेज हो गई थी। सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ विंडशील्ड वाइपर की आवाज आ रही थी। खिच खिच, खिच खिच। जटायु अपनी चादर में सिमटे हुए थे और बार बार खिड़की के बाहर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई साया उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। फेलुदा बाबू, एक बात समझ नहीं आई, जटायु ने धीमी आवाज में पूछा। उस सूटकेस में कान था, फिर इस वाले में उंगली मिली। ये मुजरिम क्या कोई कसाई है? और ये अंगूठी, आपकी मां की अंगूठी उसके पास कैसे पहुंची? फेलुदा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, 7 साल पहले कलकत्ता में एक चोर पकड़ा गया था। उसने मेरी मां के गहने चुराए थे। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने भागने की कोशिश की। हाथापाई में वो एक पुरानी इमारत की 3री मंजिल से नीचे गिर गया था। पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली, सिर्फ बहुत सारा खून मिला था। मैंने मान लिया था कि वो मर गया, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो जिंदा है। और वो सिर्फ एक चोर नहीं था, वो एक साइकोपैथ है। वो मुझे सजा दे रहा है क्योंकि मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। तोप से दंग रह गया। फेलुदा ने यह बात 7 सालों तक सबसे छुपा कर रखी थी। उसके अंदर का जासूस आज एक बेटे के दुख और एक इंसान के अपराध बोध से लड़ रहा था। जब वे होटल ब्लू माउंटेन पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। होटल पुराना था और उसकी दीवारों से सीलन की महक आ रही थी। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। फेलुदा सीधे कमरा नंबर 404 की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और तोप से और जटायु को पीछे रहने का इशारा किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें दीनानाथ लाहिड़ी एक कुर्सी पर बंधे हुए मिले। उनके मुंह पर टेप चिपका था और उनकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। फेलुदा ने जल्दी से उनके बंधन खोले। मिस्टर लाहिड़ी, आप ठीक तो हैं? दीनानाथ जी ने जैसे ही टेप हटाया, वो जोर जोर से हांफने लगे। भागो यहां से। फेलुदा, ये एक जाल है। वो यहां नहीं है, वो हमें देख रहा है। तभी अचानक कमरे की बिजली गुल हो गई। पूरा होटल अंधेरे के आगोश में समा गया। जटायु की चीख निकल गई। अरे, लाइट किसने बंद की? फेलुदा बाबू, मेरा हाथ पकड़िए। अंधेरे में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। फेलुदा ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी किसी की आंखों पर पड़ते ही बंद हो गई। कोई उनके बीच में मौजूद था। एक भारी साया तेजी से कमरे के बाहर भागा। तोप से, जटायु, दीनानाथ जी का ख्याल रखना, फेलुदा चिल्लाया और उस साए के पीछे भागा। होटल के गलियारे लंबे और भूल भुलैया जैसे थे।
फेलुदा की सांसें फूल रही थी, लेकिन उसका जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। वो साया होटल की छत की तरफ जा रहा था। फेलुदा ने उसका पीछा किया। जैसे ही वो छत पर पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। सामने वही आदमी खड़ा था, वही लंबा कोट और मफलर। रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा, फेलुदा ने चिल्लाकर कहा। वो साया रुका। वो धीरे से मुड़ा। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा आधा दिख रहा था। उसके चेहरे पर बाईं तरफ एक बड़ा सा जख्म था, जैसे किसी ने उसे बेरमी से काटा हो। प्रदोष, बहुत देर कर दी तुमने। उस आदमी की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। तुम्हें लगा कि तुम एक बॉक्स ढूंढ रहे हो? नहीं, तुम अपनी मौत ढूंढ रहे हो। कौन हो तुम? और ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर तान दी। उस आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसी। ये अंगूठी तो सिर्फ शुरुआत है। उस बॉक्स के अंदर जो रुबाइयात की किताब है, उसे ध्यान से देखा। उसके हर पन्ने पर एक नाम लिखा है, उन लोगों के नाम जिन्हें मैंने पिछले 7 सालों में खत्म किया है। और आखिरी पन्ने पर तुम्हारा नाम है, फेलुदा। इससे पहले कि फेलुदा कुछ कर पाता, उस आदमी ने छत से नीचे छलांग लगा दी। फेलुदा दौड़कर छत के किनारे पहुंचा, लेकिन नीचे सिर्फ बर्फ की चादर थी। वो आदमी गायब हो चुका था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह हो। फेलुदा वापस कमरे में लौटा। तोप से और जटायु दीनानाथ जी को संभाल रहे थे, लेकिन नरेश चक्रवर्ती गायब था। नरेश कहाँ गया? फेलुदा ने पूछा। पता नहीं फेलुदा बाबू, जैसे ही लाइट गई वो कहीं अंधेरे में ओझल हो गया, जटायु ने कांपते हुए कहा। फेलुदा ने मेज पर रखे उस सूटकेस को फिर से खोला। उसने रुबाइयात उमर खयाम किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, हर पन्ने के कोने पर छोटे अक्षरों में किसी का नाम और तारीख लिखी थी। जैसे जैसे फेलुदा पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा और भी सख्त होता गया। अचानक उसकी नजर एक पन्ने पर अटकी। वहां लिखा था, दीनानाथ लाहिड़ी, 15 दिसंबर। आज की तारीख क्या है? फेलुदा ने धीमी आवाज में पूछा। आज तो 15 दिसंबर ही है, तोपसे ने घड़ी देखते हुए कहा। फेलुदा ने तुरंत दीनानाथ जी की तरफ देखा। दीनानाथ जी चुपचाप बैठे थे, उनकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। फेलुदा ने उनके करीब जाकर उनकी नब्ज चेक की। दीनानाथ लाहिड़ी मर चुके थे। उनके गले पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने बहुत ही बारीकी से कोई जहरीली सुई चुभाई हो। कमरे में वही फॉर्मल्डिहाइड की गंध फिर से फैलने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? हम तो यही थे, जटायु रोने लगे। फेलुदा ने कमरे के चारों तरफ देखा। उसकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े आईने पर पड़ी। उस आईने पर खून से एक संदेश लिखा था, बॉक्स बदल गया है, फेलुदा। असली खेल अब शुरू हुआ है। फेलुदा ने तुरंत सूटकेस की तरफ देखा। वो सूटकेस जो नरेश चक्रवर्ती ने उन्हें दिया था और जिसे फेलुदा असली समझ रहा था, वो अंदर से बिल्कुल अलग था। उसमें एक गुप्त कंपार्टमेंट था जो अब खुला हुआ था। उसमें से कुछ गायब था। क्या गायब है इसमें से? तोपसे ने पूछा। फेलुदा ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो किताब, वो असली किताब नहीं थी। वो सिर्फ एक जाल था। असली रुबाइयात में एक नक्शा था, जो शिमला के एक पुराने मंदिर के नीचे छिपे खजाने का रास्ता बताता था। और वो नक्शा अब उस कातिल के पास है। तभी होटल के नीचे से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। फेलुदा को समझ आ गया कि उन्हें फंसाया गया है। दीनानाथ जी की लाश के साथ वे यहां अकेले थे और कातिल ने बड़ी सफाई से उन्हें इस मर्डर सीन पर छोड़ दिया था। हमें यहां से निकलना होगा अभी, फेलुदा ने कहा। वे होटल के पिछले दरवाजे से भागने ही वाले थे कि फेलुदा के पैर रुक गए। उसने फर्श पर एक छोटी सी चीज देखी। वो एक टूटा हुआ बटन था।
वही बटन जो फेलुदा ने नरेश चक्रवर्ती के कोट पर देखा था। इसका मतलब था कि नरेश चक्रवर्ती मुजरिम का शिकार नहीं, बल्कि उसका साथी था। जैसे ही वे होटल की पिछली गली में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी एम्बुलेंस खड़ी दिखी। उसका इंजन स्टार्ट था। फेलुदा ने बिना सोचे समझे उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उस एम्बुलेंस के करीब पहुंचे, उसका पिछला दरवाजा अचानक खुला। अंदर से एक गैस का गुबार बाहर निकला। फेलुदा, तोपसे और जटायु कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे उस जहरीली गैस की चपेट में आ गए। फेलुदा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गिरते गिरते उसने देखा कि एम्बुलेंस के अंदर वही आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर कट का निशान था। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जिसे वो बार बार चूम रहा था। अलविदा मिस्टर मित्र, अगले भाग में हम नर्क में मिलेंगे। उस आदमी की आखिरी आवाज फेलुदा के कानों में गूंजी और वो बेहोश हो गया। जब फेलुदा की आंखें खुली तो वो एक अंधेरी कोठरी में था। उसके हाथ और पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे। उसके सामने एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कई सारे सर्जिकल ब्लेड और कांच के जार रखे थे, और उन जारों में से एक खाली था जिस पर एक लेबल चिपका था, प्रदोष चंद्र मित्र दिल। क्या फेलुदा इस खूनी जाल से बच पाएगा? क्या तोपसे और जटायु जिंदा है? और कौन है वो शैतान जो फेलुदा के अतीत के पन्ने पलट रहा है? अंधेरा इतना गहरा कि रोशनी भी रास्ता भूल जाए। सन्नाटा इतना भारी कि अपनी ही धड़कन किसी हथौड़े की चोट जैसी सुनाई दे। प्रदोष चंद्र मित्र उर्फ फेलुदा की जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसे अपनी कलाइयों पर ठंडी धातु का एहसास हुआ। उसके हाथ और पैर लोहे की जंजीरों से एक भारी लकड़ी की मेज पर जकड़े हुए थे। कमरे में फॉर्मल्डिहाइड और सड़ी हुई मांस जैसी गंध इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। छत से लटकता हुआ एक पुराना पीला बल्ब रह रहकर झपक रहा था, जिससे दीवार पर उसकी अपनी ही परछाई किसी राक्षस जैसी दिख रही थी। फेलुदा ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर छाती में एक तीखा दर्द उठा। उसे याद आया होटल ब्लू माउंटेन की वो पिछली गली, वो एम्बुलेंस और वो जहरीली गैस। जाग गए मिस्टर मित्र, एक भारी कर्कश आवाज गूंजी। कमरे के कोने से वो साया बाहर आया। वही लंबा कोट, वही मफलर, लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। उस पीले बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा किसी डरावनी फिल्म के विलेन जैसा लग रहा था। चेहरे के बाएं हिस्से पर एक गहरा पुराना जख्म था जो गाल से शुरू होकर गर्दन तक जाता था। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी, शायद 7 साल पहले की उस ऊंचाई से गिरने की वजह से। अनीश मजूमदार, फेलुदा ने सूखे गले से बुदबुदाया, तुम जिंदा हो? जिंदा? अनीश एक ठंडी हंसी हंसा। नहीं फेलुदा, मैं उस रात मर गया था जब तुमने मुझे उस छत से धक्का दिया था। 7 साल तक मैं अपनी मौत का हिसाब जोड़ने के लिए जिंदा रहा हूं। तुमने मुझे कानून की नजर में मुजरिम बनाया, पर मैं एक कलाकार था, अंगों का कलाकार। फेलुदा की नजर बगल की मेज पर पड़ी। वहां वही कांच के जार सजे हुए थे। उनमें तैरते हुए इंसानी अंग किसी म्यूजियम के सामान लग रहे थे, और उन सब के बीच एक खाली जार था जिस पर लिखा था, प्रदोष चंद्र मित्र दिल। तुम पागल हो चुके हो अनीश, फेलुदा ने जंजीरों को खींचते हुए कहा। तोपसे और लालमोहन बाबू कहां हैं? अगर उन्हें खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। अनीश मेज के पास आया और उसने एक चमकता हुआ सर्जिकल ब्लेड उठाया। तोपसे और जटायु, वो अभी सुरक्षित है फेलुदा, लेकिन वे कहाँ है? ये उस बक्सो में छुपा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें क्या लगा था दीनानाथ लाहिरी का वो सूटकेस सिर्फ एक पुरानी किताब के लिए था? अनीश ने ब्लेड को फेलुदा की गर्दन के पास लाया। ठंडी धातु की छुअन से फेलुदा के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
उस बक्से में रुबाइयात उमर खयाम की जो किताब थी वो महज एक पर्दा थी। असली राज उस बक्से के लेदर के नीचे छिपे उन माइक्रोफिल्म्स में है जिनमें इस देश के सबसे बड़े नेताओं के काले कारनामों के सबूत है। दीनानाथ को पता भी नहीं था कि वो अनजाने में मौत का सामान ढो रहा था, और अब वो सबूत मेरे पास है। फेलुदा का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसका मगजस्त्र, दिमाग का हथियार, इस वक्त भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गौर किया कि जिस मेज से वो बंधा था उसकी लकड़ी पुरानी और थोड़ी सड़ चुकी थी। दाहिने हाथ की जंजीर का पेंच थोड़ा ढीला लग रहा था। उसे वक्त चाहिए था। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो मुझे जिंदा क्यों रखा है? फेलुदा ने पूछा, अपनी आवाज को शांत रखते हुए। क्योंकि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, फेलुदा। शाब्दिक रूप से भी और लाक्षणिक रूप से भी। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि कैसे तुम्हारी जासूसी की सनक तुम्हारे अपनों को खत्म करती है। तोपसे और लालमोहन को मैंने शिमला के पुराने बर्फ के गोदाम में बंद किया है। वहां तापमान हर घंटे गिर रहा है। 2 घंटे बाद वे बर्फ की सिल्ली बन जाएंगे। अनीश ने एक रिमोट दबाया। सामने वाली दीवार पर एक पुराना टीवी चालू हुआ। धुंधली तस्वीरों में फेलुदा ने देखा कि तोपसे और जटायु एक अंधेरे कमरे में जमीन पर पड़े हैं। जटायु ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे और तोपसे बेहोश लग रहा था। नहीं, फेलुदा दहाड़ा, तुम्हारे पास एक मौका है। अनीश ने ब्लेड मेज पर पटक दिया। अगर तुम मुझे उस बक्से का असली कोड बता दो जो दीनानाथ ने मरते वक्त तुम्हें बताया होगा। मुझे पता है, उस बक्से में एक गुप्त लॉक है जिसे सिर्फ एक नंबर से खोला जा सकता है। वो नंबर क्या है? फेलुदा को याद आया। दीनानाथ जी ने मरते वक्त कुछ बुदबुदाया था। 21 रजनी सेन। नहीं, वो उनका पता नहीं था। वो कुछ और था। मुझे नहीं पता, फेलुदा ने झूठ बोला। अनीश के चेहरे पर गुस्सा छा गया। झूठ? तुम जैसा जासूस कभी कोई डिटेल नहीं भूलता। ठीक है, फिर देखो उन्हें मरते हुए। अनीश कमरे से बाहर निकल गया और भारी लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जाने से पहले उसने मेज पर एक छोटा सा टाइमर चालू कर दिया। 01 59 59। 2 घंटे। फेलुदा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दाहिने हाथ को झटका दिया। जंग लगी जंजीर की कील लकड़ी से थोड़ी बाहर निकली, लेकिन उसका हाथ छिल गया। खून बहने लगा, पर फेलुदा को दर्द का एहसास नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ तोपसे का चेहरा घूम रहा था। मगजस्त्र, फेलुदा, काम पर लग जाओ, उसने खुद से कहा। उसने गौर किया कि मेज के नीचे एक पुरानी बैटरी पड़ी थी, शायद किसी पुराने उपकरण की। उसने अपने पैरों से उसे सरकाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद उसने बैटरी को अपने पास खींच लिया। उसने जंजीर के बीच के हिस्से को बैटरी के टर्मिनल से रगड़ना शुरू किया। घर्षण से चिंगारियां निकलने लगी। वो जानता था कि अगर वो जंजीर के जोड़ को इतना गर्म कर दे कि लोहा कमजोर हो जाए तो वो उसे तोड़ सकता था। आधा घंटा बीत चुका था। टाइमर अब 1:25 दिखा रहा था। पसीना और खून फेलुदा की आंखों में जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पास की छोटी सी खिड़की से कोई उसे देख रहा था। नरेश? फेलुदा ने फुसफुसाते हुए पूछा। नरेश चक्रवर्ती का चेहरा खिड़की पर दिखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर मित्र, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अनीश का साथी नहीं हूं। उसने मेरे परिवार को बंधक बना रखा है। मुझे जो कहा गया मैंने वही किया। नरेश, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो दरवाजा खोलो, फेलुदा ने चिल्लाकर कहा। चाबी अनीश के पास है, लेकिन मैं आपको यह दे सकता हूं। नरेश ने खिड़की के छेद से एक छोटा सा पेंचकस, स्क्रूड्राइवर अंदर फेंक दिया और वहां से भाग गया। फेलुदा के लिए यह एक वरदान जैसा था। उसने पेंचकस को अपने मुंह से पकड़ा और बड़ी मुश्किल से
उसे अपने दाहिने हाथ के पास ले गया। 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद उसने जंजीर की कील को पूरी तरह ढीला कर दिया। पहला हाथ आजाद हुआ, फिर दूसरा, और फिर पैर। फेलुदा मेज से नीचे उतरा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने तुरंत मेज पर रखे उन जारों को देखा। उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी जो अनीश वही छोड़ गया था। उसने डायरी खोली। उसमें शिमला के नक्शे पर एक जगह लाल रंग से मार्क की गई थी, ओल्ड आइस फैक्ट्री, समर हिल। वही जगह थी जहां तोपसे और जटायु कैद थे। लेकिन जैसे ही फेलुदा दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे रुकना पड़ा। कमरे में गैस की हल्की गंध आने लगी थी। अनीश ने जाते जाते एक जहरीला जाल बिछाया था। कमरे के वेंटिलेशन से एक नीली गैस बाहर आ रही थी। फेलुदा ने अपना रुमाल निकाला, उसे मेज पर रखे पानी के जग में भिगोया और अपने मुंह पर बांध लिया। उसने दरवाजे को धक्का दिया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। एक छोटी सी वेंटिलेशन की खिड़की थी जो काफी ऊंचाई पर थी। उसने मेज को घसीटा और उसे खिड़की के नीचे लगाया। उसकी पीठ के घाव फिर से खुल गए थे और शर्ट खून से भीग चुकी थी। वो ऊपर चढ़ा और अपनी पूरी ताकत से खिड़की के कांच को तोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर कूदा, कड़ाके की ठंड ने उसका स्वागत किया। वो शिमला के एक सुनसान हिस्से में था, जहां सिर्फ ऊंचे देवदार के पेड़ और बर्फ थी। दूर कहीं किसी भेड़िए के रोने की आवाज आ रही थी। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, और टाइमर के हिसाब से अब सिर्फ 35 मिनट बचे थे। वो पागलों की तरह समर हिल की तरफ भागने लगा। बर्फ में पैर धंस रहे थे, लेकिन उसके अंदर की आग उसे रुकने नहीं दे रही थी। भागते भागते उसने देखा कि एक काली गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। अनीश मजूमदार उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था। गाड़ी की हेडलाइट्स फेलुदा की पीठ पर चमक रही थी। अचानक गाड़ी से गोलियां चलने की आवाज आई। एक गोली फेलुदा के कान के पास से निकल गई। वो सड़क से नीचे ढलान की तरफ कूद गया और पेड़ों के पीछे छिप गया। अंधेरे और बर्फ का फायदा उठाकर वो नीचे की तरफ भागता रहा। तभी उसे एक पुरानी जर्जर इमारत दिखाई दी। उसके ऊपर एक धुंधला सा बोर्ड लगा था, शिमला कोल्ड स्टोरेज। यही वो जगह थी। जैसे ही वो इमारत के करीब पहुंचा, उसने देखा कि बाहर नरेश चक्रवर्ती की लाश पड़ी थी। उसका गला उसी बेरमी से काटा गया था, जैसे दीनानाथ जी का। अनीश ने अपने गवाह को खत्म कर दिया था। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, जो उसने नरेश की जेब से उठाई थी जब वो भागा था, और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। हर तरफ बर्फ की सिल्लियां रखी थी। तोपसे, लाल मोहन बाबू, फेलुदा ने आवाज लगाई। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजी। तभी उसे एक कोने से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने दौड़कर वहां देखा। एक बड़े से लोहे के पिंजरे में तोपसे और जटायु बंद थे। जटायु बेहोश थे और तोपसे की आंखें आधी बंद थी। उसके बाल बर्फ से सफेद हो चुके थे। फेलुदा, तोपसे ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत, मैं आ गया हूं। फेलुदा ने पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी पीछे से एक ताली बजने की आवाज आई। बहुत खूब फेलुदा, तुम्हारी सहन शक्ति की दाद देनी होगी। अनीश हाथ में एक रिमोट लिए खड़ा था। लेकिन तुम एक चीज भूल गए, ये पिंजरा सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा, पिंजरे में 440 वोल्ट का करंट दौड़ेगा। अनीश की उंगली बटन पर थी। रुक जाओ अनीश, तुम्हें वो कोड चाहिए था ना? मैं बताता हूं, फेलुदा चिल्लाया। अनीश रुक गया। उसकी आंखों में लालच आ गया। बोलो, कोड है 21/70। वो दिन जब तुमने अपनी मां को खोया था। दीनानाथ को यह पता था, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का वकील था। फेलुदा ने कहा,
हालांकि वो जानता था कि ये एक जुआ है। अनीश एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द उभरा। वही पल था जिसका फेलुदा को इंतजार था। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर का निशाना साधा, लेकिन अनीश को मारने के लिए नहीं। उसने पिंजरे के ऊपर लगे मुख्य बिजली के तार पर गोली चलाई। तार टूटकर गिर गया और पूरे गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गया। अंधेरा छा गया और चिंगारियां निकलने लगी। अंधेरे में फेलुदा ने अनीश पर झपट्टा मारा। दोनों बर्फ पर गिर पड़े और गुत्थम गुत्था होने लगे। अनीश ने फेलुदा के घाव पर हाथ डाला और उसे जोर से दबाया। फेलुदा की चीख निकल गई। तभी गोदाम के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। ये क्या था? अनीश घबराकर चिल्लाया। फेलुदा ने एक खूनी मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हारा बक्सा था अनीश। मैंने भागने से पहले लैब में रखे गैस सिलेंडरों को उस बक्से के पास खोल दिया था। वो सबूत, वो माइक्रोफिल्म्स, सब राख हो चुके हैं। अनीश पागलों की तरह चिल्लाया और फेलुदा का गला दबाने लगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, हाथ ऊपर करो। अनीश मजूमदार। पुलिस गोदाम के अंदर दाखिल हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सरकार अपनी टीम के साथ सामने खड़े थे। अनीश ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फेलुदा हाफते हुए पिंजरे की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया। उसने तोपसे को अपनी बाहों में उठा लिया। तोपसे का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। तोपसे, आंखें खोलो, सब ठीक है। फेलुदा की आवाज भर्रा गई, लेकिन तोपसे ने कोई जवाब नहीं दिया। जटायु की नब्ज भी बहुत धीमी चल रही थी। फेलुदा ने आसमान की तरफ देखा, जहां बर्फ गिरना बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी थमा नहीं था। अचानक अनीश मजूमदार ने पुलिस की पकड़ से छूटकर एक जहरीला कैप्सूल अपने मुंह में डाल लिया। गिरने से पहले उसने फेलुदा की तरफ देखा और आखिरी बार मुस्कुराया। तुम्हें लगा खेल खत्म हो गया? असली बक्सा तो अभी खुला ही नहीं है, प्रदोष। अनीश के मरते ही फेलुदा को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने तोपसे की जेब में हाथ डाला और वहां से एक छोटी सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, ये असली तोपसे नहीं है, असली तोपसे कलकत्ता में है। बॉक्स की मिस्ट्री का असली हिस्सा वहीं से शुरू होता है। वापस आओ, जहां से सब शुरू हुआ था। फेलुदा के हाथ कांपने लगे। उसने उस लड़के का चेहरा गौर से देखा जिसे वह तोपसे समझ रहा था। वो तोपसे जैसा ही दिखने वाला कोई और था, एक और डरावना मोहरा। अगर ये तोपसे नहीं था तो असली तोपसे कहाँ था? और लालमोहन बाबू की हालत इतनी खराब क्यों थी? खेल खत्म नहीं हुआ था। खेल तो अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जिसकी कल्पना फेलुदा ने भी नहीं की थी। शिमला की वो सर्द रात फेलुदा की जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात साबित हुई थी। जिस लड़के को वो अपनी जान पर खेलकर बचाकर लाया था, जिसे उसने अपनी बाहों में भरकर तोपसे पुकारा था, वो तोपसे था ही नहीं। वो कोई हमशक्ल था जिसे अनीश मजूमदार ने इतनी बारीकी से तैयार किया था कि फेलुदा जैसा पारखी जासूस भी धोखा खा गया। कोहरे के बीच खड़ी उस पुरानी आइस फैक्ट्री में जब फेलुदा ने उस लड़के के चेहरे से बर्फ हटाई तो उसे एहसास हुआ कि मुजरिम सिर्फ उसकी जान नहीं लेना चाहता था, वो उसका गौरव, उसकी साख और उसके दिमाग का गुरूर तोड़ना चाहता था। लालमोहन बाबू, जटायु को होश आ चुका था, लेकिन वे सदमे में थे। वे बार बार उस नकली तोपसे की तरफ देख रहे थे और फिर फेलुदा की तरफ। उनकी आंखों में वही सवाल था जो फेलुदा के दिल को चीर रहा था। अगर ये तोपसे नहीं है तो हमारा तपेश कहाँ है? अनीश मजूमदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके होंठों पर वही जहरीली मुस्कान अब भी थमी हुई थी। उसने मरते वक्त जो कहा था वो फेलुदा के कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। वापस जाओ, जहां से सब शुरू हुआ था।
इंस्पेक्टर सरकार ने फेलुदा के कंधे पर हाथ रखा। प्रदोष बाबू, आपको आराम की जरूरत है, आप घायल हैं। फेलुदा ने झटक कर उनका हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पागलपन और दृढ़ निश्चय के बीच की धुंधली लकीर पर खड़ी थी। आराम? मेरा भाई उस दरिंदे के चंगुल में है और आप कह रहे हैं आराम करूं? इंस्पेक्टर, ये अनीश मजूमदार सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी कलकत्ता में बैठा है और उसने हमें यहां शिमला सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो कलकत्ता में अपना काम पूरा कर सके। कौन सा काम? जटायु ने कांपती आवाज में पूछा। वही बक्सा, लाल मोहन बाबू, वो बक्सा जिसके लिए दीनानाथ जी की जान गई। अनीश को लगा था कि उसने बक्सा जला दिया, पर वो भी धोखा खा गया। वो बक्सा कभी शिमला आया ही नहीं था। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर वापस बेल्ट में खोसी और बाहर खड़ी टैक्सी की तरफ भागा। उसी रात फेलुदा और जटायु ने कलकत्ता के लिए उड़ान भरी। हवाई जहाज की खिड़की से नीचे दिखते बादलों के बीच फेलुदा को सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, तोपसे का। वो तोपसे जिसे उसने खुद जासूसी के गुर सिखाए थे, जो उसका साया था। फेलुदा को पहली बार अपने काम से नफरत होने लगी थी। उसे लगा कि उसकी जासूसी की भूख ने उसके परिवार को आग में झोंक दिया है। सुबह के 4 बज रहे थे जब वे दमदम एयरपोर्ट पर उतरे। कलकत्ता की हवा में वही उमस और सड़ते हुए कचरे की गंध थी जो शिमला की शुद्ध बर्फ से बिल्कुल अलग थी। वे सीधे 21 रजनी सेन रोड पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था। फेलुदा ने अपनी चाबी निकाली, पर उसे एहसास हुआ कि ताला पहले से ही खुला हुआ है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा तहस-नहस था। किताबें जमीन पर बिखरी हुई थी, अलमारियां खुली थी और दीवारों पर टंगी तस्वीरें टूटी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज मेज पर रखी थी, वही लेदर का सूटकेस, दीनानाथ लाहिड़ी का वो बक्सा जो अब तक की पूरी कहानी का केंद्र था। सूटकेस खुला हुआ था। उसके अंदर से एक धीमी टिक-टिक की आवाज आ रही थी। जटायु डर के मारे दरवाजे के पीछे छिप गए। फेलुदा बाबू, इसमें बम हो सकता है। फेलुदा सावधानी से आगे बढ़ा। उसने सूटकेस के अंदर देखा। वहां बम नहीं था। वहां एक पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर था जो घूम रहा था। जैसे ही फेलुदा पास पहुंचा, सुई रिकॉर्ड पर गिरी और एक आवाज गूंजी। प्रदोष, स्वागत है। शिमला की सैर कैसी रही? आशा है तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया होगा। ये आवाज अनीश की नहीं थी। ये आवाज भारी थी, सधी हुई थी और इसमें एक अजीब सा आकर्षण था। तुमने मेरे भाई को कहां छुपाया है? फेलुदा चिल्लाया। हालांकि वो जानता था कि वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग से बात कर रहा है, तोप से सुरक्षित है फिलहाल, लेकिन उसकी सुरक्षा की कीमत वही बक्सा है। तुमने सोचा था कि अनीश मजूमदार मास्टरमाइंड था? नहीं, वो तो बस मेरा एक वफादार कुत्ता था। असली बक्सा तुम्हारे ही कमरे में था, फेलुदा। उस पुरानी अलमारी के पीछे जिसे तुमने सालों से नहीं खोला। फेलुदा की नजर कोने में रखी उस भारी साखू की अलमारी पर गई। उसने आव देखा न ताव अपनी पूरी ताकत लगाकर अलमारी को खिसकाया। दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा, वॉल्ट था। फेलुदा को याद आया, ये घर उसके पिता का था और वे पुरानी चीजें जमा करने के शौकीन थे। उस छोटे से वॉल्ट के अंदर एक और बक्सा रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा दीनानाथ जी का था। उसे खोलो फेलुदा, उसके अंदर जो है वो तुम्हें तोपसे तक पहुंचाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कल शाम की गंगा आरती तक अगर तुम दक्षिणेश्वर नहीं पहुंचे तो तोपसे को गंगा की लहरें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगी। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। फेलुदा ने उस दूसरे बक्से को उठाया। वो काफी भारी था।
उसने उसका लॉक तोड़ने की कोशिश की, पर वो मुमकिन नहीं था। उस पर एक नंबर लॉक था, 6 अंकों का। कोड क्या हो सकता है? जटायु ने पास आकर पूछा। फेलुदा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अनीश ने कहा था कि दीनानाथ लाहिड़ी उसके पिता के वकील थे, और दीनानाथ जी ने मरते वक्त कुछ कहा था, 21 रजनी सेन। सबको लगा वो मेरा पता बता रहे हैं, पर वो कुछ और था। फेलुदा ने डायरी निकाली। उसने दीनानाथ जी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। अचानक उसे एक तारीख मिली, 21 जून 1968। ये वो दिन था जब दीनानाथ लाहिड़ी ने अपना सबसे बड़ा केस जीता था। एक ऐसा केस जिसने एक बेगुनाह को फांसी से बचाया था, और उस बेगुनाह का नाम था बिधान चंद्र मित्र। फेलुदा के मुंह से निकला, बिधान चंद्र मित्र, ये तो आपके चाचा का नाम है ना? जटायु ने हैरान होकर पूछा। हां, और इसी केस की वजह से मेरे परिवार में दरार पड़ी थी, मेरे पिता और चाचा के बीच। इस बक्से में वो सच है जिसे मेरे पिता ने सालों तक छुपाकर रखा था। फेलुदा ने कोड डाला, 210668। क्लिक की आवाज के साथ बक्सा खुल गया। अंदर कोई सोना या हीरे नहीं थे। अंदर कुछ पुरानी फाइलें थी, एक पीतल की चाबी थी, और एक छोटा सा कांच का डिब्बा था। कांच के डिब्बे के अंदर एक नीली रंग की दवा की शीशी थी। उस पर लिखा था साइनाइड। फेलुदा ने फाइलों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा। जटायु ने कभी फेलुदा को इतना टूटते हुए नहीं देखा था। क्या लिखा है इसमें, फेलुदा बाबू? फेलुदा की आवाज कांप रही थी। लाल मोहन बाबू, ये बक्सा किसी खजाने का नहीं है, ये एक पाप का सबूत है। मेरे चाचा बिधान चंद्र मित्र बेगुनाह नहीं थे। उन्होंने उस वक्त के एक बड़े राजनेता के बेटे का कत्ल किया था, और मेरे पिता ने, जो उस वक्त एक बड़े सरकारी ओहदे पर थे, दीनानाथ जी के साथ मिलकर सबूत मिटाए थे। इस बक्से में वो असली हथियार है जिससे कत्ल हुआ था, ये चाबी। ये चाबी एक ऐसे लॉकर की है जहां आज भी वो खून से सने कपड़े रखे हैं। जटायु की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी जिस इंसान ने तोपसे को पकड़ा है, वो उस राजनेता का पोता है जिसका बेटा मारा गया था। फेलुदा ने बात पूरी की। वो हमसे बदला नहीं ले रहा, वो इंसाफ मांग रहा है, लेकिन उसका तरीका शैतानी है। तभी फेलुदा के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। बक्सा खुल गया? सच कड़वा है ना, फेलुदा? वही भारी आवाज फोन पर थी। तुझसे कहा है? फेलुदा ने गुस्से में पूछा। तोप से दक्षिणेश्वर के पास एक पुरानी जर्जर फैक्ट्री में है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम वो बक्सा और वो चाबी लेकर आओ और अपने पिता की इज्जत नीलाम करो, या फिर तोपसे की लाश ले जाओ। फोन कट गया। फेलुदा ने बक्से को बंद किया। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसके पिता की साख थी, उनके द्वारा बनाई गई इज्जत थी, और दूसरी तरफ उसका भाई। उसने अपनी सिगरेट जलाई और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर कलकत्ता की सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि हर राहगीर उसे देख रहा है, हर साया उसका पीछा कर रहा है। लाल मोहन बाबू, गाड़ी निकालिए, हमें दक्षिणेश्वर जाना होगा, फेलुदा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन फेलुदा बाबू, क्या आप वो सबूत उन्हें सौंप देंगे? आपके पिता का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर लोड की। मेरे पिता ने जो किया वो गलत था, लाल मोहन बाबू। उन्होंने एक कातिल को बचाया। आज मैं उस गलती को सुधारूंगा, पर मैं तोपसे को कुछ नहीं होने दूंगा। वे दक्षिणेश्वर की तरफ बढ़े। रास्ते में फेलुदा ने गौर किया कि एक काली एम्बेसडर कार उनका पीछा कर रही है। उसने जटायु को इशारा किया कि वे अपनी गति बढ़ा दें। हावड़ा ब्रिज के पास पहुंचते पहुंचते पीछा करने वाली कार पास आ गई। अचानक
उस कार की खिड़की खुली और एक मशीन गन की नली बाहर निकली। नीचे झुकिए, फेलुदा चिल्लाया। गोलियों की बौछार ने जटायु की एम्बेसडर के कांच चकनाचूर कर दिए। जटायु ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी फुटपाथ से टकराकर रुक गई। फेलुदा ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। सड़क पर अफरातफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। फेलुदा ने देखा कि उस कार से 3 नकाबपोश आदमी उतरे और उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में भारी हथियार थे। फेलुदा ने एक हमलावर के पैर में गोली मारी, पर बाकी 2 ने उन्हें घेर लिया। तभी एक तीसरी गाड़ी तेजी से आई और हमलावरों के बीच में रुक गई। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा जिसे देखकर फेलुदा के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ लाहिड़ी था, दीनानाथ लाहिड़ी का बेटा। सिद्धार्थ, तुम यहां? फेलुदा ने हैरान होकर पूछा। सिद्धार्थ के हाथ में एक रिवॉल्वर थी। उसने फेलुदा की तरफ इशारा किया। सॉरी फेलुदा बाबू, पर वो बक्सा मेरा है। मेरे पिता ने इसके लिए अपनी जान दी है। मैं इसे किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। फेलुदा को समझ आ गया कि यहां हर कोई अपना खेल खेल रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि बक्से में करोड़ों की संपत्ति है। सिद्धार्थ, इसमें पैसा नहीं है, इसमें मौत है, फेलुदा ने चिल्लाकर कहा। पर सिद्धार्थ ने नहीं सुना। उसने एक गोली चला दी। गोली फेलुदा के हाथ को छूती हुई निकल गई। बक्सा फेलुदा के हाथ से छूटकर सड़क पर गिर गया। तभी एक धमाका हुआ। वो बक्सा जिसे फेलुदा ने खोला था, उसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म था जो गलत तरीके से हिलाने पर सक्रिय हो गया। पूरे इलाके में धुआं फैल गया। धुएं का फायदा उठाकर कोई बक्सा लेकर गायब हो गया। जब धुआं छंटा तो न सिद्धार्थ था, न वो हमलावर और न ही वो बक्सा। फेलुदा जमीन पर पड़ा था। उसका हाथ खून से लथपथ था। जटायु उसके पास दौड़े। फेलुदा बाबू, आप ठीक तो हैं? बक्सा तो गया। फेलुदा ने एक कड़वी हंसी हंसी। बक्सा जाने दो लाल मोहन बाबू, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उन्हें लगा कि उन्होंने असली बक्सा चुरा लिया है। उसने अपनी जेब से वो पीतल की चाबी निकाली। असली सबूत मेरे पास है और अब मुझे पता है कि तोपसे को कहां रखा गया है। लेकिन जैसे ही फेलुदा उठने की कोशिश की, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, एक प्लास्टिक का बंदर जिसके हाथ में एक छोटा सा ड्रम था। वो बंदर अपने आप बजने लगा, ड्रम ड्रम ड्रम। फेलुदा का चेहरा खौफ से भर गया। ये वही खिलौना था जो तोपसे को बचपन में बहुत पसंद था। उस खिलौने के नीचे एक पर्ची थी। तुम बहुत करीब हो फेलुदा, पर क्या तुम समय से पहले पहुंच पाओगे? तोपसे के गले में जो फंदा है वो इस खिलौने की चाबी से जुड़ा है। जैसे ही खिलौना बजना बंद होगा, तोपसे की सांसें भी बंद हो जाएंगी। बंदर का ड्रम धीमा होने लगा था। फेलुदा ने जटायु की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो डर था जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। समय खत्म हो रहा था और उसका भाई मौत के मुहाने पर खड़ा था। लाल मोहन बाबू, भागिए, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। क्या फेलुदा समय रहते पहुंच पाएगा? क्या वो चाबी तोपसे की जान बचा पाएगी या वो सिर्फ एक और मौत का रास्ता खोलेगी? उस प्लास्टिक के बंदर का ड्रम 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 अब धीमा पड़ने लगा था। वो आवाज जो कभी बच्चों के खेल का हिस्सा होती थी, अब फेलुदा के कानों में किसी मौत की घंटी जैसी बज रही थी। कलकत्ता की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई जटायु की टूटी फूटी एम्बेसडर दक्षिणेश्वर की पुरानी मिलों की तरफ भाग रही थी। फेलुदा का हाथ खून से लथपथ था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका पूरा वजूद उस नन्ही सी चाबी पर टिका था जो उसने अपनी मुट्ठी में भींच रखी थी। लाल मोहन बाबू, तेज और तेज, फेलुदा चिल्लाया। फेलुदा बाबू, इंजन से धुआं निकल रहा है। ये गाड़ी कभी भी दम तोड़ सकती है। जटायु के चेहरे पर पसीना
और आंसू मिल गए थे। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थी। गाड़ी दक्षिणेश्वर के उस इलाके में पहुंची जहां हुगली नदी का पाट चौड़ा हो जाता है और पुरानी वीरान जूट मिले खड़ी किसी विशाल कंकाल जैसी लगती है। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय दूर से आती गंगा की लहरों की आवाज और उस खिलौने की टप टप के। अचानक बंदर ने अपना ड्रम बजाना बंद कर दिया। सन्नाटा छा गया। फेलुदा का दिल एक पल के लिए रुक गया। नहीं, फेलुदा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने खिलौने को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। वो लड़खड़ाया, गिरा, पर फिर से उठकर एक पुरानी जर्जर मिल की तरफ भागा। मिल का मुख्य दरवाजा भारी लोहे का था, जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी थी। फेलुदा ने उसे धक्का दिया, पर वो बंद था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और ताले पर गोली मार दी। धान्य की आवाज के साथ ताला टूट गया और फेलुदा अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। ऊंची छतों से जूट की बोरियां लटक रही थी, जैसे फांसी के फंदे हों। मशीनों की परछाइयां फर्श पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। सड़न और नमी की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल था। तपेश, तोपसे, फेलुदा की आवाज खाली हॉल में गूंजी। ऊपर की बालकनी से एक रोशनी नीचे पड़ी। एक स्पॉटलाइट सीधे मिल के बीचों बीच रखे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी। वहां तोपसे एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके गले में एक पतला सा तार बंधा था, जो छत पर लगी एक भारी मशीन के गियर से जुड़ा था। गियर धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे जैसे गियर घूमता, तार खिंचता और तोपसे की सांसें रुकने लगती। तोपसे का चेहरा नीला पड़ रहा था। उसकी आंखें मदद के लिए फेलुदा को ढूंढ रही थी। हिलना मत, प्रदोष मित्र। एक साया अंधेरे से बाहर आया। ये ना अनीश मजूमदार था, नहीं सिद्धार्थ लाहिड़ी। ये एक लंबा, छरहरा आदमी था, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में एक ठंडी आग थी। उसने काले रंग का सूट पहना था और उसके हाथ में एक रिमोट था। अभिमन्यु सेन, फेलुदा ने हाफते हुए कहा। तो तुम हो वो राजनेता के पोते, जिसका दादा अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ चाहता था। अभिमन्यु मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में सिर्फ नफरत थी। इंसाफ? नहीं फेलुदा, इंसाफ तो बहुत छोटा शब्द है। मैं बदला चाहता हूं। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की मौत को एक हादसा बना दिया था। उन्होंने उस बक्से में वो चाबी और वो सबूत छुपा दिए, ताकि उनका भाई विधान मित्र आजाद घूम सके। आज मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो मेरे परिवार ने 60 सालों तक सहा है। अभिमन्यु, छोड़ दो उसे। वो मासूम है। जो भी हिसाब है मुझसे चुकता करो। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर नीचे रख दी। मासूम? अभिमन्यु तेज आवाज में हंसा। क्या वो लोग मासूम थे जिन्होंने मेरे दादा को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया? क्या वो मासूम थे जिन्होंने उस बक्से के राज को दबाने के लिए झूठ की दीवार खड़ी की? नहीं फेलुदा, पाप की विरासत अगली पीढ़ी को भुगतनी ही पड़ती है। देखो उस गियर को, वो अब अपनी आखिरी चाल चल रहा है। गियर की आवाज तेज हो गई। तार तोपसे के गले को काटने लगा था। तोपसे के मुंह से झाग निकलने लगा। फेलुदा ने जेब से वो पीतल की चाबी निकाली। ये लो, ये रही वो चाबी। ये उस लॉकर की है जहां आज भी तुम्हारे पिता के खून से सने कपड़े और वो चाकू रखा है। इसे ले लो और तोपसे को जाने दो। अभिमन्यु की आंखें चमक उठीं। इसे यहां फर्श पर सरकाओ। फेलुदा ने चाबी फर्श पर फेंक दी। जैसे ही अभिमन्यु चाबी उठाने के लिए झुका, फेलुदा ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसे गियर की तरफ पूरी ताकत से फेंका। पत्थर गियर के दांतों में जाकर फंस गया। मशीन में एक चिंगारी उठी और तार का खिंचना रुक गया। अभिमन्यु गुस्से में पागल हो गया। उसने अपना रिमोट दबाया। तुम्हें क्या लगा मैं इतना कमजोर हूं? अचानक
मिल की चारों तरफ से नकाबपोश आदमी बाहर आए। उनके हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड थी। फेलुदा घायल था, उसके पास हथियार नहीं था। जटायु अभी बाहर ही थे। अभिमन्यु ने चाबी उठाई और उसे गौर से देखा। ये वो चाबी नहीं है, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, फेलुदा। फेलुदा ने एक गहरी सांस ली। नहीं अभिमन्यु, वो चाबी असली है, पर जिस लॉकर की तुम बात कर रहे हो वो अब खाली है। मैंने कल रात ही उस लॉकर को खुलवाया था। तुम्हारे पिता का हत्यारा मेरा चाचा नहीं था। मिल में सन्नाटा छा गया। अभिमन्यु रुक गया। क्या बकवास कर रहे हो? सच्चाई उस बक्से की फाइलों में नहीं थी, बल्कि उन फाइलों के पीछे छिपे एक पत्र में थी। फेलुदा ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने खुदकुशी की थी। उन्होंने खुद को चाकू मारा था क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके पिता यानी तुम्हारे दादा एक बड़े मानव तस्करी रैकेट के सरगना थे। मेरे पिता ने उस सच को इसलिए छुपाया क्योंकि अगर वो सच बाहर आता तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। उन्होंने तुम्हारे दादा की साख बचाने के लिए अपने भाई पर कत्ल का इल्जाम ओढ़ लिया था। विधान मित्र कभी जेल नहीं गए, पर वो पूरी जिंदगी एक कातिल का लेबल लेकर जिए। अभिमन्यु का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उस चाबी को गौर से देखो। उस पर एक नंबर लिखा है, 108। वो नंबर दक्षिणेश्वर के इसी घाट के एक पुराने मंदिर के पुजारी का है। मेरे पिता ने वो असली पत्र उसी पुजारी को सौंपा था। जाओ, जाकर देख लो। अभिमन्यु के हाथ कांपने लगे। उसका पूरा प्रतिशोध एक रेत के महल की तरह ढह रहा था। तभी जटायु मिल के अंदर अपनी एम्बेसडर लेकर घुस आए। हेडलाइट्स की रोशनी ने सबको अंधा कर दिया। फेलुदा बाबू, पकड़े रहिए। जटायु ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। अराजकता फैल गई। नकाबपोश आदमी इधर उधर भागने लगे। फेलुदा ने मौके का फायदा उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। उसने तोपसे के गले से तार हटाया और उसके बंधन खोल दिए। तोपसे सीधा फेलुदा की गोदी में गिर पड़ा। वो बुरी तरह खांस रहा था, पर वो जिंदा था। सब ठीक है तोपसे, मैं हूं यहां। फेलुदा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी एक गोली चली। गोली अभिमन्यु सेन ने नहीं चलाई थी, गोली पीछे से आई थी। फेलुदा ने मुड़कर देखा तो अंधेरे में सिद्धार्थ लाहिड़ी खड़ा था। उसकी आंखों में लालच की इंतहा थी। मुझे वो पत्र चाहिए, फेलुदा, सिद्धार्थ चिल्लाया। अभिमन्यु को सच से मतलब होगा। मुझे पैसे से मतलब है। उस पत्र के साथ मेरे पिता ने कुछ ऐसे बॉन्ड्स रखे थे जिनकी कीमत आज करोड़ों में है। मुझे वो पत्र दो, वरना मैं तोपसे का काम तमाम कर दूंगा। सिद्धार्थ की रिवॉल्वर का निशाना तोपसे पर था। फेलुदा ने तोपसे को अपने पीछे छुपा लिया। सिद्धार्थ, तुम अपने पिता की मौत का तमाशा बना रहे हो, फेलुदा ने कड़क आवाज में कहा। दीनानाथ जी एक ईमानदार आदमी थे। उन्होंने तुम्हें इन सब से दूर रखा था। ईमानदारी से पेट नहीं भरता। सिद्धार्थ ने ट्रिगर पर उंगली दबाई, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, अभिमन्यु सेन ने अपनी रिवॉल्वर से सिद्धार्थ पर फायर कर दिया। सिद्धार्थ के कंधे पर गोली लगी और वो गिर पड़ा। अभिमन्यु के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। उसने अपनी रिवॉल्वर नीचे डाल दी। अगर तुम्हारा सच सही है फेलुदा, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के पीछे बर्बाद कर दी। मैंने बेगुनाह लोगों का खून बहाया। अभिमन्यु मिल के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो सीधे गंगा की लहरों की तरफ खुलता था। रुको अभिमन्यु, पुलिस आ रही है, फेलुदा ने चिल्लाया। पर अभिमन्यु नहीं रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक फीकी मुस्कान दी। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती मिस्टर मित्र। बक्सा बंद ही रहता तो बेहतर था। वो अंधेरी रात की लहरों में कूद गया। फेलुदा किनारे तक पहुंचा, पर वहां सिर्फ काला पानी और झाग था। मिल में अब सिर्फ सन्नाटा था।
पुलिस की गाड़ियां दूर से सुनाई दे रही थी। जटायु ने तोपसे को संभाला और उसे पानी पिलाया। फेलुदा वही फर्श पर बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका दिमाग अब भी उलझा हुआ था। उसने अपनी जेब से वो पत्र निकाला जो उसने वास्तव में पुजारी से नहीं लिया था, बल्कि उसके पास हमेशा से था। उसने उसे जला दिया। फेलुदा, आपने उसे क्या पढ़ाया? तोपसे ने धीमे से पूछा। कुछ सच ऐसे होते हैं, तोपसे, जिन्हें जला देना ही बेहतर है। तुम्हारे पिता और मेरे चाचा का राज अब इस आग के साथ खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही फेलुदा उठा, उसकी नजर सिद्धार्थ लाहिड़ी पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ की जेब से एक छोटी सी डायरी बाहर गिरी थी। फेलुदा ने उसे उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ने लगा। क्या हुआ फेलुदा बाबू? अब क्या नया तमाशा है? जटायु ने पूछा। फेलुदा ने डायरी के आखिरी पन्ने को दिखाया। वहां एक नाम लिखा था और उसके बगल में एक मोबाइल नंबर। वो नंबर फेलुदा के लिए अजनबी नहीं था। खेल खत्म नहीं हुआ है, लाल मोहन बाबू। अभिमन्यु और अनीश तो सिर्फ प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। डायरी में लिखा था, प्रोजेक्ट बक्सा, स्टेज 2, कलकत्ता का विनाश। और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था, कलकत्ता के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, बड़ा बाजार का। वहां एक समय लिखा था, कल सुबह 10 बजे। फेलुदा ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। उनके पास सिर्फ 8 घंटे थे कलकत्ता को एक बड़े धमाके से बचाने के लिए। हमें वापस शहर जाना होगा। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर उठाई। असली मुजरिम कोई बाहर का नहीं, बल्कि हमारे बहुत करीब है। तभी तोपसे ने फेलुदा का हाथ पकड़ा। फेलुदा, देखो। मिल की दीवार पर एक परछाई हिल रही थी। कोई उन्हें खिड़की से देख रहा था। जैसे ही फेलुदा ने टॉर्च चलाई, वो साया गायब हो गया। लेकिन वहां दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, जासूस का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना साया होता है। फेलुदा की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे उसके बचपन से जानता था। कोई ऐसा जो हमेशा उसके साथ रहा, पर कभी दिखाई नहीं दिया। कौन है वो रहस्यमयी ताकत? क्या फेलुदा 8 घंटे में कलकत्ता को बचा पाएगा? और उस डायरी में ऐसा क्या था जिसने फेलुदा जैसे निडर जासूस को हिलाकर रख दिया? रात के 3:03 बज रहे थे। कलकत्ता की गलियां अब भी वैसी ही धुंधली और रहस्यमयी थी जैसी वो फेलुदा के बचपन में हुआ करती थी। 21 रजनी सेन रोड का वो कमरा, जहां कभी सुकून की महक आती थी, आज एक जंग का मैदान बना हुआ था। फेलुदा अपनी मेज पर सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने सिद्धार्थ लाहिड़ी की वो काली डायरी खुली थी। लाल मोहन बाबू, जटायु एक कोने में बैठे अपनी पुरानी एम्बेसडर की चाबी घुमा रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अनजाना डर था। फेलुदा बाबू, सिद्धार्थ ने होश में आने के बाद कुछ नहीं बोला। उसे तो पुलिस ले गई, पर उस डायरी में ऐसा क्या है जो आप इतनी देर से पत्थर बने बैठे हैं? जटायु ने कांपती आवाज में पूछा। फेलुदा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। लाल मोहन बाबू, हम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। ये सिर्फ एक बक्से की चोरी या प्रतिशोध की कहानी नहीं है। ये एक सिस्टम का खेल है। इस डायरी के हिसाब से कल सुबह 10 बजे बड़ा बाजार के राजा कटरा इलाके में एक ऐसा धमाका होगा जो आधे कलकत्ता को मलबे में बदल देगा। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या है? जटायु ने थूक गटका। क्या? धमाका किसी बारूद से नहीं, बल्कि एक रासायनिक गैस, केमिकल गैस से होगा। वही गैस जिसका इस्तेमाल अनीश मजूमदार अपनी लैब में अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा था। लेकिन इस बार वो गैस हजारों लोगों के फेफड़ों को कुछ ही सेकंडों में सुखा देगी। फेलुदा की आवाज में एक ठंडी सिहरन थी। और इस पूरे मिशन का नाम है प्रोजेक्ट बक्सा। लेकिन तोपसे,
वो कहाँ है? जटायु की आवाज भर्रा गई। फेलुदा ने डायरी का वो पन्ना पलटा जिस पर बड़ा बाजार का नक्शा बना था। नक्शे के बीचों बीच एक पुरानी इमारत पर निशान लगा था, लाहिड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दीनानाथ जी की पुरानी फैक्ट्री जो बरसों पहले बंद हो गई थी। फेलुदा ने सिगरेट जलाई। अनीश, अभिमन्यु और सिद्धार्थ, ये सब सिर्फ मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड ने दीनानाथ जी की उसी विरासत को अपनी ढाल बनाया है। तोपसे को वही रखा गया है। वो बम का ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब? इसका मतलब है कि अगर हम बम को छूते हैं तो तोपसे मर जाएगा, और अगर हम तोपसे को बचाते हैं तो कलकत्ता उड़ जाएगा। फेलुदा ने मेज पर मुक्का मारा। कितनी क्रूर चाल है। वो जानता है कि मैं अपनी जासूसी के उसूलों और अपने भाई के प्यार के बीच हमेशा कमजोर पड़ जाता हूं। सुबह के 5 बज चुके थे। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर चेक की, चार मीनार सिगरेट का आखिरी कश लिया और खड़ा हो गया। लाल मोहन बाबू, अब वक्त आ गया है। हमें बिना किसी शोर के बड़ा बाजार पहुंचना होगा। पुलिस को हम अभी नहीं बुला सकते, क्योंकि पुलिस की एक भी गाड़ी उस मास्टरमाइंड को अलर्ट कर देगी और वो वक्त से पहले ही बटन दबा देगा। वे दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर घर से निकले। बड़ा बाजार का इलाका दिन में जितना भीड़ भाड़ वाला होता है, सुबह के वक्त उतना ही डरावना लगता है। संकरी गलियां, पुरानी जर्जर इमारतें और हवा में तैरती मसालों और धूल की मिलीजुली गंध। जैसे ही वे राजा कटरा पहुंचे, सूरज की पहली किरण ने कलकत्ता के आसमान को छू लिया था। लाहिड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक 7 मंजिला पुरानी इमारत थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। बाहर कोई गार्ड नहीं था, पर फेलुदा जानता था कि उसे देखा जा रहा है। लाल मोहन बाबू, आप यही गाड़ी में रहिए। अगर 9:05 तक मैं वापस ना आऊं तो सीधा लाल बाजार पुलिस मुख्यालय जाइएगा और उन्हें ये डायरी सौंप दीजिएगा। नहीं फेलुदा बाबू, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरी बहादुरी पर शक मत कीजिए। मैंने अपनी नई कहानी में भी नायक को अकेले नहीं छोड़ा है। जटायु ने जोश में कहा, हालांकि उनकी टांगे कांप रही थी। फेलुदा मुस्कुराया, ठीक है, पर मेरे पीछे रहिएगा। वे दोनों इमारत के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर का सन्नाटा रूह कंपा देने वाला था। लोहे की सीढ़ियां चढ़ते वक्त होने वाली चरचर की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, वही फॉर्मल्डिहाइड की गंध तेज होती जा रही थी। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही फेलुदा रुक गया। सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। उस पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी थी, जिस पर समय घट रहा था 04:12:33। 4 घंटे 12 मिनट। फेलुदा ने दरवाजा धकेला। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, जो मशीनों से भरा पड़ा था। हॉल के बीचों बीच एक विशाल कांच का चैम्बर, ग्लास चेंबर था। उसके अंदर तोपसे बैठा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके सीने पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी थी। उस डिवाइस से कई तारें निकलकर हॉल के कोनों में रखे बड़े बड़े गैस सिलेंडरों से जुड़ी थी। तोपसे ने फेलुदा को देखा और जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगा, जैसे वो उसे वापस जाने के लिए कह रहा हो। तपेश, फेलुदा चैम्बर की तरफ भागा। कदम वही रोक लो, फेलुदा। ऊपर की रेलिंग से एक आवाज आई। फेलुदा ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। वहां एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अंधेरे में था। उसने हाथ में एक रिमोट पकड़ रखा था। अभिमन्यु तो मर गया, सिद्धार्थ जेल में है, अब कौन बचा है? फेलुदा ने चिल्लाकर पूछा। सामने आओ, कायर। वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे जैसे वो रोशनी में आया, फेलुदा के हाथ से टॉर्च गिर गई। जटायु की चीख गले में ही फंस गई। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था, वो था दीनानाथ लाहिड़ी। मिस्टर लाहिड़ी, आप? पर आप तो मर चुके थे। मैंने खुद आपकी नब्ज चेक की थी।
फेलुदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीनानाथ लाहिड़ी, जो अब बिल्कुल भी लाचार नहीं लग रहे थे, एक ठंडी हंसी हंसे। नब्ज, फेलुदा बाबू, योग और कुछ विशेष दवाओं की मदद से दिल की धड़कन को कुछ मिनटों के लिए रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अपनी आंखों पर इतना भरोसा क्यों किया? एक जासूस को तो परछाइयों पर भी शक करना चाहिए। लेकिन क्यों? आपने अपनी मौत का नाटक क्यों रचा? तोपसे को क्यों फंसाया? फेलुदा की आवाज में पहली बार एक हार महसूस हो रही थी। सब कुछ उस बक्से के लिए था, फेलुदा। उस बक्से में जो रुबाइयात की किताब थी, उसमें कोई नक्शा नहीं था। उसमें मेरे खानदान का वो असली काला सच था जिसे तुम्हारे पिता ने मिटाने की कोशिश की थी। मेरे पिता कोई वकील नहीं थे, वे एक अपराधी थे। और तुम्हारे पिता ने उन्हें बचाने के लिए जो खेल खेला, उसने मेरे परिवार को एक ऐसी जिल्लत में डाल दिया जिससे हम कभी नहीं उबर पाए। लोग समझते थे हम शरीफ है, पर हम अंदर ही अंदर सड़ रहे थे। दीनानाथ लाहिड़ी का चेहरा नफरत से विकृत हो गया। अनीश मजूमदार मेरा बेटा था, अभिमन्यु मेरा मोहरा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक दिन के लिए तैयार की है। मैं कलकत्ता को नष्ट कर दूंगा ताकि इस शहर की मिट्टी में दबे मेरे परिवार के पाप हमेशा के लिए दफन हो जाएं। फेलुदा ने तोपसे की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब बंद हो रही थी। चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही थी। दीनानाथ जी, आप एक बेगुनाह बच्चे की जान ले रहे हैं। तोपसे का इसमें क्या कसूर है? कसूर यह है कि वो तुम्हारा भाई है। मैं तुम्हें वही तड़प देना चाहता हूं जो मैं हर दिन जीता हूं। देखो उस घड़ी को। जैसे ही 10 बजेंगे, तोपसे के दिल की आखिरी धड़कन इस बम को ट्रिगर कर देगी। अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो ये पूरा बड़ा बाजार मलबे में तब्दील हो जाएगा। और अगर तुमने शहर बचाने का फैसला किया तो तुम अपनी आंखों के सामने अपने भाई का दम घुटते देखोगे। समय अब तेजी से भाग रहा था। 00, 58, 20। फेलुदा ने गौर किया कि दीनानाथ लाहिड़ी के हाथ में जो रिमोट है, वही इस पूरी मशीनरी का कंट्रोल पैनल है। पर उस तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि दीनानाथ एक ऊंचे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर थे और उनके चारों तरफ बिजली की तारें बिछी हुई थी। जटायु ने धीरे से फेलुदा का कुर्ता खींचा। फेलुदा बाबू, कुछ कीजिए, मेरा गला सूख रहा है। फेलुदा ने अपनी आंखें बंद की। उसका मगजस्त्र, दिमाग बिजली की तेज रफ्तार से चलने लगा। उसने हॉल की बनावट, सिलेंडरों की पोजीशन और तोपसे के सीने पर लगी डिवाइस को ध्यान से देखा। अचानक उसे कुछ याद आया। दीनानाथ जी ने कहा था, तोपसे के दिल की आखिरी धड़कन बम को ट्रिगर करेगी। इसका मतलब था कि बम का कनेक्शन तोपसे के पल्स से जुड़ा था। लाल मोहन बाबू, आपके पास वो छोटी कैंची है जो आप हमेशा अपनी स्टेशनरी किट में रखते हैं? फेलुदा ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ है, पर उससे क्या होगा? जटायु ने कांपते हाथों से कैंची निकाली। फेलुदा ने दीनानाथ जी की तरफ देखा। मिस्टर लाहिड़ी, आपने एक बड़ी गलती कर दी। आपने एक जासूस को चुनौती दी, पर एक भाई के प्यार को कम आंका। फेलुदा अचानक तोपसे के चैम्बर की तरफ नहीं, बल्कि हॉल के कोने में रखे एक पुराने जनरेटर की तरफ भागा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? दीनानाथ चिल्लाया। फेलुदा ने जनरेटर के मुख्य तार को काट दिया। हॉल में अंधेरा छा गया। दीनानाथ ने हड़बड़ाहट में रिमोट का बटन दबाना चाहा, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर से एक नहीं, बल्कि 3 गोलियां चलाई, लेकिन दीनानाथ पर नहीं। उसने उन कांच के जारों पर गोलियां चलाई जो हॉल की छत से लटके थे। उन जारों में वही खतरनाक केमिकल था। जार टूटते ही पूरे हॉल में सफेद धुआं फैल गया। धोखा, तुम सबको मार दोगे, फेलुदा। दीनानाथ की आवाज कोहरे में गूंजी। अंधेरे और धुएं के बीच फेलुदा चैम्बर के पास पहुंचा। उसने देखा कि तोपसे अब पूरी तरह बेहोश हो चुका था।
समय अब सिर्फ 10 मिनट बचा था। फेलुदा ने तोपसे के सीने पर लगी डिवाइस को गौर से देखा। वहां एक हरी बत्ती जल रही थी जो हर धड़कन के साथ झपक रही थी। उसने कैंची उठाई। उसके सामने 2 तार थे, एक लाल और एक काला। अगर उसने गलत तार काटा तो कलकत्ता अभी इसी वक्त खत्म हो जाएगा। फेलुदा के माथे पर पसीना टपक रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आया, फिर चाचा बिधान का और फिर तोपसे का। उसे याद आया कि दीनानाथ लाहिड़ी ने रुबाइयात की किताब का जिक्र किया था। रुबाइयात का मुख्य रंग नीला और काला। काला। फेलुदा ने बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें बंद की और काले तार पर कैंची चला दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जटायु ने अपनी सांसें रोक ली। बाहर चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही थी। डिजिटल घड़ी रुक गई थी, बाकर 2 मिनट और 14 सेकंड पर। धुआं छंटने लगा। फेलुदा ने कांच का चैम्बर तोड़ दिया और तोपसे को बाहर निकाला। तोपसे ने एक गहरी सांस ली और खांसने लगा। वो जिंदा था। फेलुदा बाबू, आपने कर दिखाया। जटायु चिल्ला पड़े, लेकिन उनकी खुशी बहुत छोटी थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा दीनानाथ लाहिड़ी गायब था और तोपसे के सीने से जो डिवाइस फेलुदा ने अलग की थी, उसमें से एक दूसरी आवाज आने लगी। बीप बीप बीप। फेलुदा ने डिवाइस को पलटकर देखा। उसके पीछे एक छोटा सा स्टिकर लगा था जिस पर लिखा था, स्टेज 1 सफल, स्टेज 2 21 रजनी सेन रोड। फेलुदा का चेहरा सफेद पड़ गया। असली बम बड़ा बाजार में नहीं था। बड़ा बाजार तो सिर्फ उसे उलझाने के लिए एक जाल था। असली धमाका फेलुदा के अपने घर में होने वाला था, जहां इस वक्त पुलिस की पूरी टीम और शहर के बड़े अफसर सुराग ढूंढने के लिए मौजूद थे। लाल मोहन बाबू, घर चलिए जल्दी। जैसे ही वे इमारत से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दीनानाथ लाहिड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और उनकी गाड़ी के टायर पर निशाना साधा। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बिजली के खंभे से जा टकराई। फेलुदा दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा। दीनानाथ लहूलुहान थे। उन्होंने फेलुदा का हाथ पकड़ा और आखिरी बार मुस्कुराए। तुम कभी नहीं जीत सकते, प्रदोष। वो बक्सा अब फटने वाला है। तभी दूर से एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई। पूरा कलकत्ता दहल गया। उस धमाके की दिशा वही थी, फेलुदा का घर। फेलुदा घुटनों के बल बैठ गया। धुएं का एक विशाल गुबार आसमान की तरफ उठ रहा था। उसका घर, उसकी यादें, उसके पिता के राज, सब कुछ राख हो चुका था। पर क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या ये किसी और बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? तोपसे ने फेलुदा के कंधे पर हाथ रखा। फेलुदा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वो पीतल की चाबी अब भी थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तोपसे। फेलुदा की आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी मुजरिम की रूह कंपा दे। अभी तो बक्से का आखिरी राज खुलना बाकी है। धुएं का वह काला गुबार धीरे धीरे कलकत्ता के आसमान में समा रहा था। 21 रजनी सेन रोड, वो पता जो जासूसी की दुनिया में एक मंदिर की तरह था, आज मलबे का ढेर बना खड़ा था। फेलुदा जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सन्नाटा पसरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपना काम कर चुकी थी, पर हवा में अब भी जली हुई किताबों, चारमीनार सिगरेट के पैकेटों और पुराने लेदर की गंध बाकी थी। लाल मोहन बाबू, जटायु मलबे के पास बैठकर बिलख रहे थे। उनके हाथ में फेलुदा की आधी जली हुई एक डायरी थी। तोपसे खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक गायब थी जो फेलुदा के साथ केस सुलझाते वक्त होती थी। फेलुदा खुद मलबे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी पसंदीदा कुर्सी, उसकी अलमारियां, उसके पिता के हाथों से सजी वो दीवारें, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। सब खत्म हो गया, फेलुदा बाबू।
हमारा घर, हमारी यादें, सब उस शैतान ने छीन लिया। जटायु ने रोते हुए कहा। फेलुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो झुका और मलबे से एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक शांति थी जो तूफान आने से पहले के सन्नाटे जैसी होती है। तभी उसे मलबे के नीचे एक चमकदार चीज दिखी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे निकाला। वो वही पीतल की चाबी थी और उसके साथ एक छोटी सी धातु की डिबिया जो धमाके से बच गई थी। फेलुदा ने डिबिया खोली। अंदर एक छोटा सा माइक्रोचिप था और एक हाथ से लिखा हुआ नोट। धमाका सिर्फ एक पर्दा था। प्रदोष, असली राज तो अब भी तुम्हारी मुट्ठी में है। विक्टोरिया मेमोरियल, रात 12 बजे। खेल का आखिरी अंत वही होगा। फेलुदा, ये क्या है? तोप्से ने पास आकर पूछा। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड किया। तपेश, दीनानाथ लाहिड़ी ने कहा था कि धमाका मेरा घर उड़ा देगा, पर वो ये भूल गया कि एक जासूस अपना सबसे कीमती सामान कभी घर पर नहीं रखता। उसने मेरा घर तोड़ा है, पर मेरी रूह को नहीं। ये माइक्रोचिप, इसमें वो डेटा है जिसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बक्सा रचा गया था। और जो आदमी विक्टोरिया मेमोरियल में मेरा इंतजार कर रहा है, वही इस पूरी तबाही का असली शिल्पकार है। लेकिन दीनानाथ तो मर गया, जटायु ने हैरानी से कहा। दीनानाथ सिर्फ एक चेहरा था, लाल मोहन बाबू। असली खिलाड़ी तो वो है जिसने दीनानाथ को भी इस्तेमाल किया। फेलुदा की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। रात के 12 बज रहे थे। कलकत्ता की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल की सफेद संगमरमर की इमारत चांदनी रात में किसी विशाल मकबरे जैसी लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। फेलुदा अकेला ही अंदर दाखिल हुआ। उसने तोप्से और जटायु को बाहर पुलिस के साथ रुकने को कहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़ाई अब उसकी निजी बन चुकी थी। जैसे ही वो मेमोरियल के पिछले बगीचे में पहुंचा, उसने देखा कि एक साया बेंच पर बैठा हुआ था। हाथ में वही लेदर का बक्सा था, बिल्कुल नया, चमकता हुआ। समय के पाबंद हो, प्रदोष, बिल्कुल अपने पिता की तरह। वो आदमी मुड़ा। उसकी उम्र फेलुदा के पिता के बराबर रही होगी। चेहरा सधा हुआ, मूंछें करीने से कटी हुई और आंखों में एक ऐसी बुद्धिमानी जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, फेलुदा के पिता के सबसे पुराने दोस्त और उस वक्त के सबसे बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट। प्रोफेसर, आप? फेलुदा के हाथ से रिवॉल्वर नहीं गिरी, पर उसका दिल जरूर टूट गया। मेरे पिता आपको अपना भाई मानते थे। प्रोफेसर अमर्त्य मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में जहर था। तुम्हारे पिता एक आदर्शवादी बेवकूफ थे, प्रदोष। उन्होंने उस बक्से में जो सच छुपाया, वो इस देश की राजनीति को हिला सकता था। मैंने उनसे सालों पहले कहा था कि इसे बेच देते हैं, हम करोड़पति बन जाएंगे। पर उन्होंने इंसाफ का रास्ता चुना। उन्होंने उस सच को दीनानाथ लाहिड़ी जैसे वकील के पास गिरवी रख दिया। तो आपने दीनानाथ को मारा? आपने मेरे घर पर बम रखवाया? फेलुदा की मुट्ठियां भिंच गई। दीनानाथ को लालच दिया गया था, अनीश को नफरत की आग में झोंका गया, और तुम्हें तो बस इस खेल का हिस्सा बनना था, ताकि तुम खुद मुझे वो चाबी लाकर दो जिसे तुम्हारे पिता ने गायब कर दिया था। प्रोफेसर ने बक्सा थपथपाया। इस बक्से में वो आखिरी दस्तावेज है जो मुझे इस देश का सबसे शक्तिशाली आदमी बना देंगे। बस वो माइक्रोचिप मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फेलुदा ने माइक्रोचिप निकाली। प्रोफेसर, आपने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें तबाह करने के लिए किया। आपने तोप्से को मौत के मुंह में भेजा, मेरा घर जलाया। क्या आपको लगा कि मैं आपको जीत जाने दूंगा? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, प्रदोष। देखो चारों तरफ। अचानक
अंधेरे से 10 नकाबपोश बंदूकधारी बाहर निकले। उनके निशाने सीधे फेलुदा की छाती पर थे। प्रोफेसर अमर्त्य आगे बढ़े। इंसाफ की बातें किताबों में अच्छी लगती है फेलुदा, असल दुनिया में ताकत ही भगवान है। वो चिप दो। फेलुदा ने चिप को हवा में उछाला। जैसे ही नकाबपोशों की नजर चिप पर गई, फेलुदा ने फुर्ती से अपनी पॉकेट से एक स्मोक ग्रेनेड, धुआं फैलाने वाला गोला, फर्श पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ घना धुआं फैल गया। पकड़ो से, भागने न पाए, प्रोफेसर चिल्लाए। अंधेरे और धुएं के बीच गोलियां चलने लगी। फेलुदा को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं थी। उसे विक्टोरिया मेमोरियल का कोना कोना याद था। उसने आवाज के आधार पर फायर किया। 1, 2, 3। नकाबपोश जमीन पर गिरने लगे, पर तभी एक गोली फेलुदा के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाया और एक पिलर के पीछे छिप गया। खून तेजी से बह रहा था। प्रदोष, तुम हार चुके हो, बाहर आओ, प्रोफेसर की आवाज पास आ रही थी। फेलुदा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। फेलुदा, जासूसी सिर्फ सबूत ढूंढना नहीं है, मुजरिम के दिमाग में घुसकर उसे खत्म करना है। फेलुदा ने अपनी आखिरी 4 गोलियां गिनी। उसने एक गहरी सांस ली और पिलर से बाहर निकला। उसने प्रोफेसर की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर लगे एक भारी लोहे के झूमर, शैंडलियर के हुक पर गोली चलाई। हुक टूट गया। वो विशाल झूमर सीधे नकाबपोशों और प्रोफेसर के बीच आ गिरा। कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। भगदड़ मच गई। फेलुदा ने इसी मौके का फायदा उठाया और प्रोफेसर की गर्दन दबोच ली। खेल खत्म, प्रोफेसर, फेलुदा ने प्रोफेसर के कान में फुसफुसाया। तुम मुझे नहीं मार सकते। पुलिस आ रही है, मैं सब कुछ मुकर जाऊंगा। प्रोफेसर हाफते हुए बोले। पुलिस आ रही है प्रोफेसर, पर वो आपको गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि आपके गुनाहों का लाइव प्रसारण देखने आ रही है। फेलुदा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दिखाई। इस माइक्रोचिप में कोई डेटा नहीं था। इसमें एक कैमरा और एक लाइव ट्रांसमीटर था। आपने अभी जो कुछ भी बोला, मेरे पिता का कत्ल, बक्से का राज, धमाका, वो सब लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में रिकॉर्ड हो चुका है। पूरा कलकत्ता देख रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन असल में क्या है। प्रोफेसर का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पैर कांपने लगे। तभी इंस्पेक्टर सरकार पुलिस बल के साथ अंदर घुसे। तोप से और जटायु भी उनके साथ थे। प्रोफेसर को हथकड़ी लगा दी गई। जाते जाते उन्होंने फेलुदा की तरफ नफरत से देखा। तुमने सब कुछ खो दिया प्रदोष, तुम्हारा घर, तुम्हारी यादें, तुम अब एक अनाथ हो। फेलुदा ने अपनी जली हुई डायरी निकाली और प्रोफेसर की तरफ देखकर एक ठंडी हंसी हंसा। घर ईंटों से नहीं, सच से बनता है प्रोफेसर। मेरा घर अब इस शहर की सड़कों पर है, जहां आप जैसे लोग अंधेरे में छिपे रहते हैं। और याद रखिएगा, जब तक फेलुदा जिंदा है, कलकत्ता की गलियों में कोई बक्सा राज नहीं छुपा पाएगा। सुबह की पहली किरण कलकत्ता की हुगली नदी पर पड़ रही थी। फेलुदा, तोपसे और जटायु नदी के घाट पर खड़े थे। फेलुदा ने वो पीतल की चाबी नदी की लहरों में फेंक दी। फेलुदा बाबू, अब हम कहाँ रहेंगे? जटायु ने उदासी से पूछा। फेलुदा ने जटायु के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत कीजिए लाल मोहन बाबू, सुना है दक्षिणेश्वर के पास एक अच्छा मकान खाली है, और वैसे भी एक नया केस मेरा इंतजार कर रहा है। तोपसे ने मुस्कुराते हुए फेलुदा की तरफ देखा। नया केस? कौन सा? फेलुदा ने अपनी चारमीनार सुलगाई और धुएं का छल्ला बनाकर आसमान की तरफ देखा। वो बक्सा जो प्रोफेसर के पास था, वो भी नकली था। असली बक्सा तो मैंने कल ही पुलिस की कस्टडी में सुरक्षित रखवा दिया था, पर उस बक्से के नीचे एक और नाम लिखा था। किसका नाम? फेलुदा ने अपनी जैकेट से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था,
मिस्टर एमएस, मगनलाल मेघराज। जटायु की चीख निकल गई। फेलुदा की आंखें चमक उठीं। उसने कोहरे में गायब होती हुगली की लहरों को देखा। उसे एहसास हुआ कि ये जीत सिर्फ एक छोटी सी जंग थी। असली दुश्मन तो अभी भी बिसात बिछा रहा था। फेलुदा मुड़ा और अपने फटे हुए कोट को ठीक करते हुए आगे बढ़ गया। उसके चलने की आवाज में एक नया संकल्प था। कलकत्ता अब भी वही था, रहस्य अब भी वही थे, पर फेलुदा अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। बंधुओं, फेलुदा बाबू की ये डार्क थ्रिलर जर्नी यहीं खत्म होती है। क्या आपको उम्मीद थी कि प्रोफेसर अमर्त्य ही असली कातिल निकलेंगे? और मगनलाल मेघराज का नाम आने के बाद अब क्या होगा? अगर आप फेलुदा बाबू के अगले बड़े मिशन के बारे में सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में केस नंबर 7 जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फेलुदा बाबू की अगली मिस्ट्री को मिस ना करें। याद रखिए, सच कभी नहीं मरता है, वो बस इंतज़ार करता है एक जासूस का। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक माचिस की तिली पूरे कमरे का सच दिखा सकती है। और मेरा नाम है प्रदोष चंद्र मित्र।